दशकों तक एक ही कंपनी में या अलग-अलग कंपनियों में काम करने के बाद पीएफ पेंशन की असल रकम इंटरनेट के उस साधारण कैलकुलेटर से इतनी कम क्यों निकलती है? उस अदृश्य पर्दे के पीछे का जो सरकारी गणित है ना, आज हम उसे पूरी तरह से डिकोड करेंगे। तो शुरुआत उसी बुनियादी फॉर्मूले से करते हैं जो हर जगह बताया जाता है। इंटरनेट पर तो ये एकदम स्कूल के किसी आसान से सवाल जैसा लगता है। बिल्कुल, अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो वे यही फॉर्मूला बताएगा। पेंशन योग्य वेतन यानी आपकी सैलरी, उसे गुणा कीजिए पेंशन योग्य सेवा यानी जितने साल आपने काम किया है उससे, और फिर उसे 70 से भाग दे दीजिए, बस आ गई आपकी पेंशन। हाँ, और सुनने में तो ये बहुत लॉजिकल लगता है। अगर किसी की बेसिक सैलरी मान लेते हैं 50,000 है और उसने 25 साल काम किया है, तो 70 से भाग देने के बाद भी एक बहुत ही बेहतरीन रकम हर महीने हाथ में आनी चाहिए। आनी तो चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि कहानी इतनी सीधी नहीं है। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि इस फॉर्मूले में सारा खेल एक तारीख का है, वही तारीख जिसका जिक्र आपने शुरुआत में किया था, 1 सितंबर 2014। अच्छा। इस एक तारीख ने पूरे पेंशन सिस्टम में प्रो राटा नियम को जन्म दिया, और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। इसने पूरे कैलकुलेशन को सिर के बल खड़ा कर दिया। प्रो राटा, ये तो सुनने में ही किसी जटिल कानूनी दांवपेच जैसा लगता है। इस एक तारीख में ऐसा क्या खास था जिसने इतना बड़ा भूचाल ला दिया, और मतलब सरकार को ये नियम लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसे समझने के लिए हमें ईपीएफओ के काम करने के तरीके को देखना होगा। देखिए, ईपीएफओ आपकी पूरी सैलरी पर पेंशन नहीं देता, बल्कि पेंशन योग्य वेतन की एक अधिकतम सीमा तय करता है। ओके। 1 सितंबर 2014 से पहले ये अधिकतम सीमा केवल 6,500 रुपए थी। इसका मतलब है कि अगर आपकी सैलरी इससे ज्यादा है तो भी पेंशन फंड के लिए उसे 6,500 ही माना जाएगा। बाप रे। हाँ, और फिर बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने 1 सितंबर 2014 को इस सीमा को बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया। एक मिनट, थोड़ा रुकिए, मुझे इसे अपने दिमाग में बैठाने दीजिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति 2010 में हर महीने 50,000 रुपए भी कमा रहा था, तो भी सरकारी फॉर्मूले की नजर में वो सिर्फ 6,500 रुपए ही कमा रहा था। बिल्कुल सही, सरकारी नजर में उसकी अहमियत 6,500 की ही थी। और प्रो राटा नियम का सीधा सा मतलब यह है कि आपकी पूरी नौकरी को एक मुश्त नहीं गिना जाएगा, उसे उस तारीख के हिसाब से 2 अलग-अलग हिस्सों में काट दिया जाएगा। अच्छा, 2 हिस्सों में? हाँ, एक हिस्सा 1 सितंबर 2014 से पहले का, जहां आपकी अधिकतम सैलरी 6,500 रुपए मानी जाएगी, और दूसरा हिस्सा उसके बाद का, जहां सैलरी 15,000 रुपए मानी जाएगी। ये तो ऐसा हुआ जैसे मैं किसी विदेश यात्रा पर निकली हूँ और आधी ट्रिप के बाद अचानक नियम बदल जाएं कि मेरे पास जो करेंसी है उसकी वैल्यू अब पहले से आधी मानी जाएगी। बिल्कुल। इसका असल में इंसान की पेंशन पर कितना बड़ा असर पड़ता है? इसे हमारी रिसर्च के दौरान सामने आए एक बहुत ही सटीक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कुल 20 साल काम किया, उसका असल औसत वेतन 15,000 रुपए या उससे ज्यादा था। ठीक है। अब अगर कोई इंटरनेट पर वो सीधा वाला फॉर्मूला लगाए तो 15,000 को 22 से गुना करके इसमें 2 साल का एक खास बोनस शामिल है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। 70 से भाग देने पर पेंशन करीब 4,714 रुपए बननी चाहिए। जो कि आज के हिसाब से भले ही बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन बुढ़ापे में एक ठीक-ठाक सपोर्ट तो है। लेकिन अब ईपीएफओ का प्रो राटा नियम लगाइए। उस 20 साल की सर्विस में मान लेते हैं 14 साल 2014 से पहले के हैं। उन 14 सालों की गणना सिर्फ 6,500 रुपए के आधार पर होगी, और बचे हुए 6 सालों की गणना 15,000 रुपए के आधार पर। ओ, तो अलग-अलग कैलकुलेट करेंगे। जी, और जब इन दोनों अलग-अलग हिस्सों को जोड़कर फाइनल पेंशन निकाली जाती है ना, तो वो 4,714 रुपए की उम्मीद के बजाय मात्र 2,771 रुपए बनती है। अरे बाप रे, सीधा सीधा लगभग आधा नुकसान। बिल्कुल। मतलब पूरी जिंदगी की गई मेहनत को एक तारीख ने 2 टुकड़ों में काटकर उसकी वैल्यू ही गिरा दी। अब चूंकि वेतन की एक इतनी सख्त सीमा तय है, चाहे वो 6,500 हो या 15,000, तो ये समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर इस वेतन और सेवा के सालों को असल में गिना कैसे जाता है। सही सवाल है। मतलब अगर वो 15,000 की लिमिट लगा रहे हैं, तो कम से कम सालों की गिनती में तो कुछ रियायत देते होंगे। ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है। देखिए, जब हम पेंशन योग्य वेतन की बात करते हैं तो अक्सर लोग एक और गलती करते हैं। क्या? वो सोचते हैं कि रिटायरमेंट से ठीक पहले वाले महीने की जो बेसिक सैलरी थी उसी पर पेंशन तय होगी। हाँ, ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं। लेकिन ईपीएफओ ऐसा बिल्कुल नहीं करता। पेंशन की गणना आपके आखिरी 60 महीनों यानी पूरे 5 साल के औसत वेतन पर तय होती है। इसमें बेसिक पे और महंगाई भत्ता यानी डीए दोनों शामिल होते हैं। लेकिन
5 साल तो बहुत लंबा समय होता है। मान लीजिए इन 5 सालों के बीच कोई बहुत बीमार पड़ गया या किसी के परिवार में कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ गई कि उसे 2-3 महीने की बिना वेतन वाली छुट्टी लेनी पड़ी। तो क्या वो शून्य वेतन वाले महीने भी इस औसत में जुड़ेंगे? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो 5 साल का औसत तो एकदम से नीचे गिर जाएगा। यहीं पर ईपीएफओ के नियमों में एक बहुत ही राहत देने वाली बात छुपी है। अगर कोई व्यक्ति बिना वेतन की छुट्टी पर रहा है, जिस दौरान उसके पीएफ खाते में कोई पैसा जमा नहीं हुआ, तो उस समय को एनसीपी डेज यानी नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पीरियड कहा जाता है। अच्छा, एनसीपी डेज। हाँ, और नियम साफ कहता है कि इन एनसीपी दिनों को औसत निकालने वाले 60 महीनों के फॉर्मूले से पूरी तरह बाहर निकाल दिया जाता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल क्रिकेट में नॉट आउट रहने जैसा है। कैसे? मतलब अगर कोई बल्लेबाज पिच पर है और मजबूरी में रन नहीं बना पा रहा या बारिश आ गई और मैच रुक गया, तो उस पारी को उसके ओवरऑल बैटिंग औसत को खराब करने के लिए गिना ही नहीं जाता ताकि उसका एवरेज ना गिरे। हाँ, बिल्कुल सटीक। मतलब अगर आप मजबूरी में छुट्टी पर थे तो उसका असर आपकी जिंदगी भर की पेंशन पर नहीं पड़ेगा। ये सुनकर सच में बहुत अच्छा लगा। आपकी एनालॉजी बिल्कुल फिट बैठती है। सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि किसी जेन्युइन मजबूरी की वजह से आपका बैटिंग एवरेज यानी पेंशन का औसत न गिरे। शुक्र है, कुछ तो अच्छा है। ये ईपीएस 95 का एक बहुत ही सकारात्मक पहलू है। लेकिन इसके साथ ही पेंशन योग्य सेवा यानी सर्विस के सालों को लेकर एक बहुत बड़ा पेच भी है। मुझे पता था, सरकारी स्कीम में बिना किसी कैच के कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता। क्या है वो पेंच? डेटा और रिसर्च दस्तावेज स्पष्ट करते हैं कि अगर किसी कर्मचारी ने 20 साल से ज्यादा की सेवा की है तो ईपीएफओ उसे एक इनाम देता है। उसके फॉर्मूले में 2 साल का अतिरिक्त बोनस जोड़ दिया जाता है। मतलब 20 साल का काम 22 साल गिना जाएगा। बिल्कुल। ये तो बहुत शानदार बात है। बिना काम किए 2 साल का सीधा फायदा। हाँ, लेकिन इस 2 साल के एक्स्ट्रा बोनस की एक बहुत बड़ी और बेहद सख्त शर्त है। ये 2 साल का बोनस केवल और केवल तभी मिलता है जब कर्मचारी पूरे 58 वर्ष की उम्र में ही अपनी पेंशन के लिए अप्लाई करें। पूरे 58 वर्ष? मतलब अगर कोई 57 साल और 364 दिन की उम्र में पेंशन लेना चाहे तो ये 2 साल का बोनस पूरी तरह से छिन जाता है। अरे, एक दिन से इतना बड़ा फर्क? बिल्कुल। ईपीएफओ इस मामले में इतना सख्त है कि वो सर्विस के सालों को महीनों में नहीं बल्कि दिनों में गिनता है। जैसे आपकी सर्विस को 6532 डेज गिना जाएगा। ओहो। ये इसलिए किया जाता है ताकि एक भी दिन की गलती ना हो। अगर आपने 58 साल की उम्र से एक दिन पहले भी अर्ली पेंशन का विकल्प चुना तो वो 20 साल की मेहनत के बाद मिलने वाला इनाम आपके हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगा। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर 58 साल की उम्र को लेकर इतनी सख्त शर्त है तो सवाल ये उठता है कि रिटायरमेंट का सही समय क्या होना चाहिए। अगर कोई समय से पहले यानी अर्ली पेंशन लेना चाहे या फिर अपनी पेंशन को 58 के बाद कुछ सालों के लिए टाल देना चाहें, जिसे डिफर्ड पेंशन कहते हैं, तो उसका गणित क्या कहता है? मुझे तो लगता है कि 58 के बजाय 60 साल की उम्र तक पेंशन को टालना एक बेहतरीन निवेश होना चाहिए। हाँ, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? क्योंकि वित्तीय आर्टिकल्स में ही लिखा है कि नियम के अनुसार 58 साल के बाद अगर कोई अपनी पेंशन टालता है तो हर 1 साल टालने पर पेंशन में 4% की बढ़ोतरी होती है। हाँ, ये नियम तो है। यानी अगर मैंने 60 साल तक 2 साल के लिए अपनी पेंशन टाल दी तो सीधा 8% का फायदा। आज के समय में ये तो किसी गारंटीड फिक्स डिपॉजिट जैसा सुरक्षित और शानदार विकल्प लगता है। बिना शेयर बाजार के जोखिम के, बिना कुछ किए पेंशन 8% बढ़ गई। मैं तो यही विकल्प चुनूंगी। सुनने में आपका ये तर्क बहुत ही आकर्षक लगता है और सच बताऊं तो ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। लेकिन अगर हम YouTube पर मौजूद गहराई से किए गए डेटा एनालिसिस को देखें तो ये लॉजिक पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। ध्वस्त हो जाता है? वो कैसे? 8% का गारंटीड फायदा तो साफ साफ दिख रहा है ना। चलिए इसका गणित खोलकर देखते हैं। जब कोई व्यक्ति 2 साल तक अपनी पेंशन टालता है तो वो सिर्फ उस 8% के बढ़ने का इंतजार नहीं कर रहा होता। तो और क्या कर रहा होता है? वो असल में उन 24 महीनों की पेंशन का भारी नुकसान उठा रहा होता है जो उसे उन 2 सालों में हर महीने मिल सकती थी। ओहो, मतलब जो पैसा हर महीने मेरे बैंक अकाउंट में आ सकता था, मैंने अपनी मर्जी से उसे रोक दिया। बिल्कुल। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपकी पेंशन 3000 रुपए प्रति माह तय हुई। ठीक है। अगर आप 2 साल इंतजार करते हैं तो आपने 24 महीनों के 3000 रुपए छोड़ दिए, मतलब कुल 72,000 रुपए का सीधा घाटा। 72,000 रुपए तो काफी होता है। अब 60 साल की उम्र में आपको 8% का फायदा मिलता है।
3,000 का 8% हुआ 240 रुपए। तो अब मेरी नई पेंशन 3,240 रुपए हो गई। सही, आपको हर महीने 240 रुपए अतिरिक्त मिल रहे हैं। लेकिन ये सोचिए कि जो 72,000 रुपए का भारी नुकसान आपने 2 साल में उठाया है, उस 240 रुपए की अतिरिक्त रकम से उसकी भरपाई करने में कितने महीने लगेंगे? 72,000 को 240 से भाग दें तो ये आता है 300 महीने। और 300 महीने का मतलब है पूरे 25 साल। बाप रे। और अगर ब्याज वगैरह भी जोड़ लें तो करीब 26 साल लग जाते हैं सिर्फ ब्रेक इवन तक पहुंचने में। दिमाग चकरा देने वाला गणित है ये। मतलब अगर कोई 60 की उम्र में पेंशन शुरू करे तो 86 साल की उम्र तक वो सिर्फ अपना वो घाटा ही पूरा कर रहा होगा जो उसने 2 साल पेंशन टालकर किया था। असली मुनाफा तो 86 की उम्र के बाद शुरू होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसीलिए वित्तीय दृष्टिकोण से पेंशन को आगे के लिए टालना या डेफर करना शायद ही कभी फायदे का सौदा होता है। अच्छा। इसके बिल्कुल विपरीत अर्ली पेंशन का गणित एक बहुत अलग कहानी कहता है। तो अर्ली पेंशन यानी समय से पहले पेंशन लेने के क्या नियम हैं? मुझे पक्का यकीन है कि वहां भी सरकार ने कोई भारी पेनाल्टी लगा रखी होगी। नियमों के अनुसार 50 वर्ष की उम्र से अर्ली पेंशन ली जा सकती है, लेकिन यहाँ हर साल पहले पेंशन लेने पर 4% की कटौती होती है। लीजिए, वही हुआ। मतलब अगर 58 के बजाय मैंने 50 की उम्र में पेंशन ली तो पूरे 8 साल पहले 8 गुणा 4 यानी मेरी पेंशन में से 32% की कटौती हो जाएगी। हाँ, 32% कट जाएगा। ये तो बहुत ही भयानक घाटा है। कौन समझदार इंसान अपना 32% पैसा कटवाना चाहेगा? देखने में ये 32% की कटौती बहुत डरावनी लगती है, लेकिन एक्सपर्ट्स और डेटा का निष्कर्ष ये है कि असल जिंदगी में ये फिर भी फायदे का सौदा साबित होता है। 32% कटने के बाद भी फायदा? ये कैसे संभव है? आप अभी कह रहे थे कि 8% फायदा असल में नुकसान है और अब कह रहे हैं कि 32% का नुकसान असल में फायदा है। क्योंकि यहाँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सिद्धांत काम करता है। इंसान को 8 साल पहले से ही हर महीने पैसा मिलना शुरू हो जाता है। 58 की उम्र तक पहुंचने से पहले ही उसके हाथ में पूरे 96 महीनों की पेंशन आ चुकी होती है। सोचिए, एक बड़ी रकम जो सालों तक ब्लॉक रहने वाली थी वो आपके हाथ में पहले आ गई। हाँ, ये बात तो है। इस पैसे को कोई भी कहीं और निवेश कर सकता है, फिक्स डिपॉजिट में डाल सकता है या अपनी किसी मौजूदा जरूरत में लगा सकता है। पैसा आज हाथ में होना भविष्य में मिलने वाले पैसे से हमेशा ज्यादा मूल्यवान होता है। ये सच में नजरिया बदलने वाली बात है। समय का मूल्य उस 4% के गणित से कहीं ज्यादा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो पेंशन को कभी भी आगे के लिए टालना नहीं चाहिए। अर्ली पेंशन लेना हमेशा एक बेहतर वित्तीय फैसला साबित होता है। बिल्कुल। लेकिन इन सारे फॉर्मूलों और गणित को समझने के बाद एक बात जो बहुत जोर से चुभती है वो ये है कि इतना सब करने के बाद भी अधिकतम पेंशन मुश्किल से 7,500 रुपए और एक औसत कर्मचारी की पेंशन 3,500 रुपए के आसपास ही बनती है। आज की महंगाई में 3,500 रुपए में क्या होता है? तो आखिर इस EPS 95 स्कीम की असल अहमियत क्या है? अगर हम सिर्फ उन रुपयों के आंकड़े को देखें तो ये रकम सच में बहुत छोटी लगती है और शायद इसीलिए लोग निराश हो जाते हैं। हाँ, लाजमी है। लेकिन EPS का असली मूल्य एक रिटायरमेंट फंड होने में नहीं बल्कि इसके सुरक्षा कवच होने में छुपा है। सुरक्षा कवच? जी, चाहे प्रो राटा नियम या औसत का गणित कुछ भी कहे, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह तो होगी ही। अच्छा। लेकिन इससे भी बड़ी बात EPFO के फॉर्म 10D के दस्तावेजों में मिलती है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। फॉर्म 10D? इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे एक सुरक्षा कवच बनाता है? ये फॉर्म विस्तार से बताता है कि EPS सिर्फ कर्मचारी के रिटायरमेंट तक सीमित नहीं है। दुर्भाग्य से अगर नौकरी के दौरान या बाद में कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो इसमें विधवा पेंशन, बच्चों के लिए पेंशन और अगर माता पिता दोनों नहीं रहते तो अनाथ बच्चों के लिए पेंशन का मजबूत प्रावधान है। ओह, ये तो काफी अच्छी बात है। इसके अलावा अगर किसी दुर्घटना या बीमारी की वजह से नौकरी के दौरान कोई कर्मचारी पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है तो उम्र या सर्विस के साल देखे बिना उसे जीवन भर पेंशन मिलती है। ये वाकई एक बहुत बड़ा और जरूरी सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन मेरे मन में एक बहुत ही गंभीर और व्यावहारिक सवाल आ रहा है। बताइए। ये सारा पैसा कंपनी या एम्प्लॉयर जमा करता है। क्या हो अगर कोई कंपनी किसी कर्मचारी के हिस्से का PF और पेंशन का पैसा काट तो ले, लेकिन सरकारी खाते में जमा करने में हेराफेरी कर दे? ये डर बहुत आम है। या कंपनी ही दिवालिया हो जाए? उस बेचारी स्थिति में तो कर्मचारी की पेंशन ही रुक जाएगी ना। ये एक बहुत ही वाजिब डर है और अक्सर लोग इसी बात से घबराते हैं।
लेकिन यहाँ ईपीएफओ के छिपे हुए नियम एक आम कर्मचारी का पूरी तरह बचाव करते हैं। कैसे? हमारी रिसर्च में इस बात का स्पष्ट खुलासा किया गया है कि अगर एम्प्लॉयर ने पैसा जमा करने में डिफॉल्ट किया है या हेराफेरी की है तो उसकी सजा निर्दोष कर्मचारी को बिल्कुल नहीं मिलती। मतलब कर्मचारी को अपनी ही पेंशन चालू करवाने के लिए दिवालिया कंपनी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। ईपीएफओ नियम के अनुसार कर्मचारी की पेंशन सही समय पर शुरू कर दी जाती है। अरे वाह! विभाग अपना पैसा वसूलने के लिए सीधा उस कंपनी से निपटता है, कानूनी कार्रवाई करता है। कर्मचारी का इससे कोई लेना देना नहीं होता, उसे उसका हक मिलता है। ये तो बहुत सुकून वाली बात है। और एक और नियम जो शायद ही कोई जानता हो, अगर किसी कर्मचारी ने सभी सही दस्तावेज जमा कर दिए हैं और ईपीएफओ पेंशन शुरू करने में 20 दिन से ज्यादा की देरी करता है तो विभाग को अपनी जेब से उस कर्मचारी को 12% अतिरिक्त ब्याज देना पड़ता है। 1 मिनट, क्या कहा आपने? सरकारी महकमा खुद पर जुर्माना लगा रहा है? जी हाँ। वो भी 12% ब्याज दर से? ये सुनिश्चित करने का बहुत ही कड़ा तरीका है कि फाइलें सरकारी लाल फीताशाही में ना उलझें। बिल्कुल, ये सिस्टम की वो खूबियां हैं जो आम तौर पर चर्चा में नहीं आती, क्योंकि हम सिर्फ पेंशन के उस छोटे से नंबर को देखकर रुक जाते हैं। लेकिन एक कर्मचारी और उसके परिवार के लिए ये नियम किसी जीवन रक्षक से कम नहीं है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ईपीएस 95 कोई ऐसा जादुई रिटायरमेंट फंड नहीं है जो किसी को बुढ़ापे में करोड़पति बना देगा। सही कहा। ये एक बुनियादी सुरक्षा जाल है, एक सेफ्टी नेट है। प्रो राटा नियम कैसे 2014 से पहले और बाद की कमाई को बांट देता है, 20 साल काम करने पर मिलने वाला वो 2 साल का बोनस कैसे सिर्फ 58 की उम्र में ही मिलता है, और अर्ली पेंशन का वो गणित जो साबित करता है कि पैसे को टालना कभी समझदारी नहीं है। ये सब जानना किसी भी काम करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। और इसका सबसे बड़ा और व्यवहारिक सबक यही है कि लोगों को सिर्फ पीएफ या ईपीएस के भरोसे अपना पूरा रिटायरमेंट प्लान नहीं करना चाहिए। ईपीएस बुनियादी सुरक्षा देगा, लेकिन एक आरामदायक रिटायरमेंट के लिए समय रहते म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या अन्य विकल्पों में निवेश करना ही एक सुरक्षित भविष्य की असली कुंजी है। बिल्कुल। और आज हमने इस डेटा में ये भी देखा कि कैसे सिस्टम एक आम कर्मचारी को कंपनी की गलतियों जैसे पीएफ डिफॉल्ट से बचाता है, और देरी होने पर खुद विभाग 12% ब्याज भी देता है। जी, इन बातों ने मुझे गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये सच में एक बहुत अहम पहलू है, और इसी से एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। अगर ईपीएस जैसे एक अकेले ढांचे में इतने मजबूत वित्तीय अधिकार और सुरक्षा कवच मौजूद हैं जो कंपनी की हेराफेरी से हमें बचाते हैं, तो हमारे देश के विस्तृत श्रम कानूनों यानी लेबर लॉज की गहराइयों में ऐसे और कितने वित्तीय अधिकार और सुरक्षा कवच दबे होंगे। बिल्कुल, ऐसे अधिकार जिनसे एक आम कर्मचारी जीवन भर पूरी तरह अनजान रहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे उन जटिल कानूनी क्लॉज और भारी भरकम गणितीय फॉर्मूलों की सही जानकारी नहीं होती। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हर उस इंसान को सोचना चाहिए जो हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा इस बड़े से सिस्टम को सौंप देता है। जैसे हम इंटरनेट की उस साधारण कैलकुलेटर पर भरोसा करके आंखें बंद कर लेते हैं, वैसे ही हम सिस्टम के बारे में बहुत सी डरावनी या अच्छी धारणाएं बना लेते हैं। सही बात है। लेकिन असली ताकत उस मशीन को खोलकर देखने में है कि उसके पुर्दे असल में कैसे काम करते हैं। इसी विचार के साथ आज के इस इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन को हम यहीं रोकते हैं। सोचने और अपने वित्तीय फैसलों को टटोलने के लिए काफी कुछ मिल गया है आज, और आगे भी हम ऐसी ही गहराइयों में उतरते रहेंगे।